हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि आपका उत्तराखंड हिस्ट्री है। उत्तराखंड हिस्ट्री में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इससे पहले जो है कुषाण वंश और कुलिंद वंश और कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने कुलिंद वंश से संबंधित जो मुद्राएं जो मिली हैं या लेख मिले हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, जिसकी जानकारी जो हमने पहले बताया है कि हमें कुलिंद वंश की जानकारी जो है उससे लेखों से मिलती है या उनके कुल सिक्कों से मिलती है। और वहीं हमने कुषाण वंश से संबंधित भी कुछ सिक्कों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी कि कुषाण वंश का भी जो यानी कि कुषाण वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है उनके सिक्कों से। भारत में जैसे उत्तराखंड में जो जैसे कि मुनि की रेती हो गया, तो वहाँ से जो है हुविष्क के संबंधित जो सिक्के मिले हुए हैं, मुनि हुविष्क जो था वो कनिष्क का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो उनकी जो हमें जानकारी मिलती है कुषाणकालीन मुद्राओं की, तो वो वीरभद्र ऋषिकेश हो गया, ठीक है, और मोरधुस कोटद्वार हो गया, गोविशान काशीपुर हो गया। तो यहाँ से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड पर कुषाण वंश का शासन रहा है। वहीं अगर बात करें हमें कुलिंद वंश की जानकारी भी जो है उसके सिक्कों से ही प्राप्त होती है, जो कि अमोदभूति के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, अमोदभूति के सिक्के प्राप्त हुए हैं, शिवदत्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, आशिक के सिक्के प्राप्त हुए, गोमित्र के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा जो है ऐतिहासिक काल यानी जो प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास जो है हमें यहाँ पे पढ़ना अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इससे आगे यानी कि कुषाण वंश के बाद जो था यहाँ पर योधे वंशों का शासन होता है। ठीक है, तो आज हमारे जो प्रमुख वंश रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, वो रहेंगे योधेय वंश। योधेय वंश, योधेय वंश, योधेय वंश होगा। ठीक है, पहला एक वंश होगा वो योधेय आता है, फिर आता है गोत्रीय वंश, फिर क्या आता है गोत्रीय वंश, योधेय वंश, गोत्रीय वंश। ये जो वंश आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में इसके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, योधेय वंश, गोत्रीय वंश, कुलूत वंश, कुलूत वंश, योधेय वंश, गोत्रीय वंश, कुलूत वंश, नाग वंश आदि के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारा जो कर्तव्यपुर साम्राज्य होगा, कर्तव्यपुर जो साम्राज्य बनता है या राज्य जो बनता है उसमें हमारे अलग अलग वंश, जैसे छगलेश वंश हो गया, छगलेश वंश क्या आ जाता है, नाग वंश आ जाता है और युद्ध वंश आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बाद जो आने वाले 3 वंश, उसके बाद हम कर्तव्यपुर साम्राज्य पढ़ेंगे और उस साम्राज्य के अंतर्गत हम अलग अलग 3 अलग अलग वंशों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ पे आता है योधेय वंश। योधेय वंश जो है इसकी जो स्थापना जो की गई है, जो योधेय वंश जो है इसकी भी जानकारी हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है मुद्राओं से। इसके द्वारा की जो मुद्राएं जो है इसकी प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो मुद्राएं हैं वो योधेय वंश की प्राप्त हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो हुई है कालों का डांडा। कालों का डांडा कहाँ से प्राप्त हुई है, कालों का डांडा, कालों का डांडा। और जो जौनसार भाबर क्षेत्र है वहां से हमें इसकी जानकारी मिली है। जौनसार भाबर क्षेत्र जो है वहां से हमें योधेय वंश के संबंधित सिक्के मिले हुए हैं। कालों का डांडा जो कि प्राचीन नाम है, पुराना नाम किसका है, वो है लैंसडाउन का। ठीक है, किसका नाम है, लैंसडाउन का पुराना नाम है कालों का डांडा। योधेय वंश जो थे ये भी इसकी जो उत्पत्ति जो हुई थी, योधेय वंश की जो मुद्राओं से ये भी पता चलता है कि इस वंश की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसके समकालीन थी, कुलिंदों के समकालीन थी। ठीक है, कुषाणकालीन मुद्राओं से भी इसके बारे में जानकारी मिली हुई है। ठीक है, तो कुलिंदों के बारे में यानी कि जो कुलिंद के समय ही इनके क्या था, कुलिंदों के समय ही योधेय वंश की यहाँ पर स्थापना हुई थी। इसका जो पतन हुआ था यानी कि योधेयों का जो पतन किया था, योधेयों को जो खत्म किया था या योधेयों का जो शासन जो हुआ था, जो इस वंश की जो समाप्त हुई थी वो हुई थी कुषाणों के कारण। ठीक है, तो कुषाणों ने क्या कर दिया था, इनको हरा दिया था, कुषाणों ने इनको हराया था, कुषाणों ने हराया था इनको, जिस कारण से इस वंश का धीरे धीरे जो था पतन होता चला गया। ठीक है, इसका यानी जो कुलिंदों को हराकर योधेय सॉरी ऐसा क्या बोलते हैं, कुलिंदों को हराया था उन्होंने, कुषाणों को। ठीक है, नैनिको, ठीक है, कुषाणों को हराकर ये नया वंश आया था योधेय वंश। ठीक है, कुलिंदों को कुषाणों को हराने के बाद नया वंश कौन सा आया था, वो आया था योधेय वंश। ठीक है, तो इनकी जो जानकारी मिलती है कि योधेय वंश की जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है मुद्राओं से, जो कि कालों का डांडा और जौनसार भाबर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं।
इनकी जो जानकारी मिलती है हमें कुलिंदों के सिक्कों से प्राप्त होती है, जिसमें ऐसा पता चलता है कि योधे वंश जो था वो कुलिंदों के समकालीन रहा है। यानी जब कुलिंदों का शासन जो था, उत्तराखंड में जब कुलिंदों का शासन था उसी समय जो था योधे का भी यहाँ पर शासन हो गया था। ठीक है, कुषाणों की बात करें तो कुषाणों को हराने के बाद यानी कि योधे वंश की स्थापना जो हुई थी वो कुषाणों को हराकर फिर जाकर योधे वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, कुषाणों के जो हमें मुद्रा लेख मिलते हैं, जो कि द्वि और त्रि मुद्रा लेख जो मिलते हैं हमें, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो इनकी मुद्राएं जो और प्राप्त क्या क्या हुई हैं, वो द्विलेख और त्रिलेख मिली हुई हैं। द्वि और त्रिलेख, दो दो तीन तीन लेख लिखी हुई जो मुद्राएं हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है योधे वंश के बारे में। ठीक है, इनकी मुद्राएं जो है इस पर जो है शूलधारी कार्तिकेय का इन पर जो मुद्राएं जो हुआ करती थी उन पर क्या था, शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित होता था। शूलधारी कार्तिकेय का चित्र जो है इस पर अंकित मिला हुआ है योधे वंश के सिक्कों पर। ठीक है, योधे वंश जो था, योधे वंश यानी कि कुलिंदों के समकालीन इस वंश की उत्पत्ति हुई थी। यह वंश जो था इसने कुषाणों को हराया, यानी कि कुषाणों को हराने के बाद योधे वंश का शासन उत्तराखंड पर रहा है। उत्तराखंड यानी कि योधे वंश की जो जानकारी मिलती है वो मुद्राओं से मिलती है, जो कि हमें काला का डांडा, लंसडाउन और जौनसर भवर क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इसी मुद्राओं से हमें ज्ञात होता है कि जो कुषाण यानी कि योधे वंशकालीन जो मुद्राएं थी वो दो एवं त्रिलेख यानी कि द्वि और त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के जो इनके प्राप्त हुए हैं, और इन सिक्कों पर जो था वो शूलधारी कार्तिकेय का चित्र जो था वो अंकित होता हुआ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये था योधे वंश के बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कुषाणों को हराने के बाद ये लोग आए थे, योधे वंश का उत्तराखंड पर शासन हुआ। जानकारी मिलती है मुद्राओं से, कहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई है और उन मुद्राओं की खासियत क्या है इसके बारे में। ठीक है, अगला आपका आता है गोत्रीय वंश। गोत्रीय वंश जो है ये मूल रूप से जो था वो हरिपुर नवादा, हरिपुर देहरादून और मतिपुर बिजनौर। ठीक है, हरिपुर नवादा, हरिपुर जो आपका क्या है देहरादून में स्थित है, और मतिपुर बिजनौर यूपी में ये वंश जो था वो फैला था, बिजनौर यूपी। इन दो जगह जो था इस वंश की जो है वो फैला हुआ है, किसका, गोत्रीय वंश का, जो कि हरिपुर यानी कि देहरादून और मतिपुर यानी कि बिजनौर में इसका क्या हुआ था, मतिपुर बिजनौर में इसका जो फैलाव जो हुआ था गोत्रीय वंश का। तो गोत्रीय वंश बोलो या फिर युगसैल का गोत्रीय वंश बोलो इसको। ठीक है, युगसैल का गोत्रीय वंश एक ही बात है, कभी अगर ऐसा कुछ आ गया तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, एक ही बात है। युगसैल का गोत्रीय वंश या गोत्रीय वंश जो है वो एक ही है। ठीक है, तो इसी के पास अगर बात करें तो कालसी यानी कि जो इसका जो एरिया था वो कालसी के आसपास का जो एरिया जो था वो इसका राज्य हुआ करता था। कालसी के जो आसपास का एरिया जो था वहां पर इसने क्या किया, अपना शासन चलाया हुआ है। मूल तौर पर जो था हरिपुर और या कह सकते हैं हरिपुर और बिजनौर मतिपुर तक भी, यानी कि देहरादून में भी इसका शासन रहा है। इसका सबसे प्रतापी जो शासक रहा है, सबसे प्रतापी शासक जो रहा है इसका वो रहा है सीलवर्मन। कौन रहा है, सीलवर्मन इसका सबसे प्रतापी शासक रहा है। सीलवर्मन जो था वो गोत्रीय वंश का जो था सबसे प्रतापी शासक था, और इसने क्या किया था कि सीलवर्मन ने जो जगत वाला जो है, जगत ग्राम जो है देहरादून में, जगत ग्राम में इसने बड़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। क्या क्या, बाड़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण जो था वो सीलवर्मन ने किया। सीलवर्मन जो है वो किससे संबंधित, गोत्रीय वंश से संबंधित है। और इसी के यानी कि सीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध इसने किए। और शिव भवानी नामक राजा ने भी जो थे, इसी वंश का जो राजा रहा है शिव भवानी, उसने भी यमुना तट पर जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो युगसैल या गोत्रीय वंश जो है वो कहाँ से संबंधित है आपका, वो आपका उत्तराखंड पर शासन इसके द्वारा किया गया है। उत्तराखंड शासन इसके द्वारा किया गया उत्तराखंड पर, जिसकी जानकारी हमें इसके मुद्राओं से या लेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, यज्ञ वेदिका से पता चलता है। तो गोत्रीय वंश जो है वो कालसी के आसपास का क्षेत्र जो इसमें फैलाव रहा है, और शीलवर्मन जो था इसका सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। ठीक है, युगसैल का गोत्रीय वंश जो है वो कालसी के आसपास के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, जबकि हरिपुर और बिजनौर में भी ये रहा है, हरिपुर और मतिपुर में भी ये वंश रहा है। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक सीलवर्मन रहा है। और सीलवर्मन ने क्या किया था कि जगत ग्राम जो रहा है,
देहरादून। देहरादून के जगत ग्राम में इसने 12 वाला यज्ञ वेदिका का इसने यहाँ पे निर्माण करवाया था। और यमुना नदी के तट पर, या यमुना नदी के तट पर जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे शीलवर्मन ने। और इसी वंश का एक अन्य शासक रहा है शिव भवानी, जिसने भी क्या क्या था कि अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तीसरा वंश आता है कुलूत वंश। तीसरा वंश क्या आता है? कुलूत वंश। तो गोत्रीय वंश को समाप्त करने के बाद यहाँ पे आता है कुलूत वंश। कुलूत वंश जो था वो आपका कुल्लू घाटी, यानी कि कुलूत से कुल्लू, कुल्लू घाटी कांगड़ा, कुल्लू घाटी कांगड़ा में ये वंश जो है वो विकसित हुआ है। कुल्लू घाटी कांगड़ा, यानी कि हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम पे है, ठीक है। तो इसके सबसे प्रतापी शासक जो था वो था वीरियस। सबसे प्रतापी शासक कौन था इसका? वीरियस। तो इस वंश ने भी उत्तराखंड पर कुछ समय तक अपना शासन किया था। वीरियस इसका सबसे प्रतापी शासक था, जिसकी जो वृत्ताकार, इसकी जो वीरियस की जो है वो वृत्ताकार रजत मुद्राएं इसकी यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। वृत्ताकार रजत मुद्राएं जो है वो प्राप्त हुई हैं वीरियस की, ठीक है। वीरियस कौन सा वंश से संबंध था? वो कुलूत वंश से संबंध था। कुलूत वंश जो है वो कुल्लू घाटी कांगड़ा के आसपास से विकसित हुआ है। इसका सबसे प्रतापी शासक वीरियस था, जिसकी वृत्ताकार मुद्राओं से हमें इस यानी कि कुलूत वंश की जानकारी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इस कुलूत वंश की जानकारी जो है हमें मुद्रा राक्षस, विशाल की मुद्रा राक्षस और वृहद संहिता, 2 पुस्तकों से भी हमें कुलूत वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था आपके 3 प्रमुख वंश जिन्होंने कुषाण वंश के बाद शासन किया था। तो कुषाण वंश के बाद शासन किस किसने किया था? वो क्या है? योधेय वंश, गोत्रीय वंश और कुलूत वंश, ठीक है। अगला हमारे पास आता है यहाँ पर हिमालय का कर्तपुर राजवंश। कर्तपुर राजवंश जो है हिमालय का कर्तपुर राजवंश जो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए कार्तिकेयपुर भी हमारा रहा है, वो अलग है, कर्तपुर अलग है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। हिमालय का कर्तपुर राजवंश, हिमालय का कर्तपुर राजवंश, हिमालय के कर्तपुर राजवंश की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, जो राज्य सबसे पहले जो राज्य जो था, ये जो इसकी जो जानकारी या जो राज्य जो था वो उत्तर में हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड जो था उत्तर में जो था, उत्तर में हिमाचल प्रदेश तथा जो रोहिलखंड जो था उसके उत्तरी भाग में फैला हुआ था रोहिलखंड। तो इसका नॉर्थन जो एरिया जो था, उत्तरी भाग जो था वहां पर फैला हुआ था हिमालय का, यानी कि हिमालय का कर्तपुर राजवंश, जिसकी राजधानी जो थी वो थी कार्तिकेयपुर, ठीक है। राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। कहां पर थी? कार्तिकेयपुर जो थी वो कर्तपुर साम्राज्य या राजवंश जो था इसकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर। इसकी जो जानकारी हमें जो मिलती है, स्कंदगुप्त का जो काल में जो था हूणों का आक्रमण हुआ था, तो हूणों के आक्रमण की जानकारी जो हमें मिलती है स्कंदगुप्त के, ठीक है। तो उसके जो अभिलेख जो होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त यानी गुप्त वंश के स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था। और ये जो राजवंश जो था कर्तपुर राजवंश तो गुप्त समय के शासनकाल में शासन कर रहा था, उसी के समकालीन शासन कर रहा था। तो उस समय इस राजवंश पर भी गुप्तों का यानी कि हूणों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है या प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है उसमें भी इसकी यानी कि कर्तपुर साम्राज्य को है वो गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों के अभिलेख जो मिले हुए हैं उसमें क्या पता चला है? कर्तपुर जो साम्राज्य जो था वो गुप्त वंश के अधीन शासन करता था, ठीक है। कर्तपुर राजवंश की राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर थी। और यह वंश जो था वो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लेकर रोहिलखंड यानी कि उत्तरी भाग, जो रोहिलखंड का उत्तरी भाग है वहां तक ये फैला हुआ था, ठीक है। कर्तपुर राजवंश में अनेक जो राजवंश रहे हैं, जैसे कि छगलेश वंश रहा है, छगलेश वंश, छगलेश वंश। छगलेश वंश जो है इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है लाखा मंडल से।
इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? लाखामंडल से मिलती है। और लाखामंडल से इसका एक खंडित अभिलेख मिलता है। लाखामंडल से हमें यानी कि छकलेश वंश का खंडित अभिलेख मिलता है या खंडित शिलालेख मिलता है जो कि छकलेश वंश से संबंधित है। और इस खंडित शिलालेख में 7 राजाओं के हमें नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? इस जो लाखामंडल में जो अभिलेख मिला हुआ है, शिलालेख मिला हुआ है, उसमें हमें 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। और ये जो अभिलेख या शिलालेख जो मिलता है लाखामंडल से, वो छकलेश वंश से संबंधित है। जिसमें पहला नाम जो मिलता है यानी कि 7 राजाओं के नाम, पहला नाम मिलता है, पहला जो नाम मिलता है वो मिलता है नरपति जयदास का। किसका नाम मिलता है? नरपति जयदास का पहला नाम मिलता है। जबकि जो अंतिम नाम मिलता है वो है नामक्षत। नामक्षत राजा का यहाँ पे अंतिम नाम मिलता है। ठीक है, यानी कि जो छगलेश वंश से संबंधित जानकारी जो है वो हमें लाखामंडल में एक खंडित शिलालेख मिलता है, टूटा हुआ शिलालेख मिला हुआ है, जिसमें 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। इसमें पहला नाम नरपति जयदास का है और अंतिम नाम नामक्षत का है। और इसी अभिलेख से हमें छगलेश वंश की जानकारी मिलती है कि छगलेश वंश नामक कोई वंश रहा है जिसने उत्तराखंड पर शासन किया है। ठीक है, इतनी इसके बारे में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, सिंगपुर का यदुवंश। सिंगपुर का यदुवंश, सिंगपुर का जो यदुवंश जो है इसकी जानकारी जो हमें यदुवंश की जानकारी जो हमें तो रानी ईश्वरा का लेख जो मिलता है वो भी लाखामंडल से हमें मिलता है। रानी ईश्वरा का लेख, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि यमुना उपत्यका क्षेत्र जो है वहां पर जो शासन रहा है वो यदुओं का शासन रहा है। ठीक है, तो इसमें लाखामंडल से ये जो प्राप्त हुआ है वो रानी ईश्वरा का लेख हमें लाखामंडल से प्राप्त हुआ है, जिसमें इसके 11 पीढ़ियों के बारे में यानी कि जो यादव वंश जो है उसकी 11 पीढ़ियों के लगभग 12 शासकों के बारे में यहाँ पर जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसकी जो संस्थापक है, यदुवंश का जो संस्थापक रहा है, यदुवंश का संस्थापक जो रहा है वो रहा है सेनवर्मन। कौन रहा है? सेनवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। यदुवंश की स्थापना जो है वो सेनवर्मन के द्वारा की गई थी। सेनवर्मन, और इसकी जो राजधानी जो है वो यमुना प्रदेश या सिंगपुर रही है। सिंगपुर का यदुवंश हो गया, सिंगपुर का यदुवंश हो गया। सिंगपुर आपको पड़ता कहाँ पर? यमुना प्रदेश में था। ठीक है, यमुना के आसपास का क्षेत्र जो है उसको सिंगपुर के नाम से जाना जाता था। और सिंगपुर का जो यदुवंश जो है उसकी स्थापना जो है वो सेनवर्मन ने की थी। इसके बारे में जो सिंगपुर यदुवंश जो है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है रानी ईश्वरा का शिलालेख के बारे में। रानी ईश्वरा का अभिलेख शिलालेख कहाँ पर स्थित है? वो आपका है लाखामंडल के पास। कहाँ पर स्थित है? लाखामंडल से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब रानी ईश्वरा कौन थी? रानी ईश्वरा जो थी भास्कर वर्मन की पुत्री थी। रानी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी। ठीक है, क्या थी? भास्कर वर्मन की पुत्री थी, जो कि यानी कि जो रानी ईश्वरा जो थी भास्कर वर्मन की पुत्री, या कह सकते जालंधर जो राजकुमार जो है वो चंद्रगुप्त जो है उनकी पत्नी थी। ठीक है, रानी ईश्वरा। और इनकी इसी यानी कि जो लाखामंडल से ही एक शिव मंदिर भी वहां पर प्राप्त या बनवाया था, सॉरी प्राप्त नहीं बनवाया था, रानी ईश्वरा ने वहां पर लाखामंडल में एक शिव मंदिर वहां पे बनवाया था। ठीक है, तो सिंगपुर का यदुवंश जो है जिसकी स्थापना सेनवर्मन ने की थी। और यदुवंश की जानकारी हमें मिलती है रानी ईश्वरा का जो लेख है से हमें यहाँ पे यदुवंश की जानकारी मिलती है, जिसमें हमें ज्ञात होता है चूंकि मिलता है लाखामंडल से, जिसमें हमें यदुवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उस यदुवंश में हमें उस अभिलेख में हमें यदुवंश के 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नामों पे देखने को मिलते हैं। रानी ईश्वरा जो थी, रानी ईश्वरा की जो राजधानी हुआ करती थी, सिंगपुर की जो राजधानी थी यानी कि यमुना प्रदेश है, यदुवंश की राजधानी जो थी वो सिंगपुर थी। कहाँ पर थी? सिंगपुर थी, जो कि यमुना क्षेत्र में आपका पड़ जाता है। रानी ईश्वरा जो थी वो राजा भास्कर वर्मन की पुत्री थी, या हम कह सकते कि जालंधर राजकुमार जो है वो चंद्रगुप्त की पत्नी थी। रानी ईश्वरा के द्वारा ही लाखामंडल में एक शिव मंदिर भी वहाँ पर बनवाया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं सिंगपुर के यदुवंश के बाद हम बात करेंगे नागवंश की। किसकी बात करते हैं हम? नागवंश की। नागवंश के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। नागवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये जो वंश जो था वो सब 6वीं या 7वीं शताब्दी के आसपास जो था ये अस्तित्व में आया था। यानी कि इस वंश की स्थापना जो है वो 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। और इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है त्रिशूल लेखों से। कहाँ से मिलती है?
त्रिशूल लेखों से। और इसके बारे में आपको पहले ही बताया है कि 2 त्रिशूल लेख जो है वो उत्तराखंड में प्राप्त हुए। जब हमने पुरातात्विक हिस्ट्री पढ़ी थी उत्तराखंड की, तो वहाँ पे बताया था कि 2 जो शिलालेख जो होते हैं वो मिलते हैं हमें, सॉरी 2 त्रिशूल लेख जो है वो मिलते हैं, जो कि नागवंश के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी देते हैं। ठीक है, जो गोपेश्वर का, तो गोपेश्वर से मिलता है जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, और दूसरा आपका जो मिलता है वो बाड़ाहाट से मिलता है। ठीक है, बाड़ाहाट से। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है उससे हमें मुख्य रूप से जानकारी मिलती है नागवंश के बारे में, जिसमें हमें यानी कि जो मुख्य गोपेश्वर का त्रिशूल लेख जो है उसमें हमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें कि स्कंदनाग या स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अक्षनाग। ठीक है, तो किन से यानी कि स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अक्षनाग जो है इनके हमें नाम मिलते हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। गणपति नाग जो था इसने क्या किया था कि शक्ति त्रिशूल की जो है वहां पर रुद्र महालय कहा जाता है गोपीनाथ मंदिर को। ठीक है, रुद्र महालय जो है गोपीनाथ मंदिर का दूसरा नाम है। ध्यान रखिए इस चीज को, गोपीनाथ मंदिर का दूसरा नाम, गोपीनाथ मंदिर कहाँ पर है, गोपेश्वर में है। और रुद्रनाथ भगवान का जो शीतकालीन प्रवास स्थल जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, गोपीनाथ मंदिर में। इसी कारण इसको रुद्र महालय कहा जाता है। यानी कि भगवान जो रुद्रनाथ जो बचते हैं, यानी कि जो चतुर्थ केदार के रूप में जो है रुद्रनाथ, यानी कि तो रुद्रनाथ के जो शीतकालीन प्रवास स्थल होता है, शीतकालीन जो पूजन स्थल होता है वो कहाँ पर है, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में। तो इसी कारण से गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर को रुद्र महालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रुद्र महालय है उसी मंदिर के पास जो है, या उसी मंदिर के ठीक सामने जो है, उसी परिसर में, मंदिर परिसर में ही गणपति नाग के द्वारा एक त्रिशूल लेख जो है वहां पर उत्कीर्ण करवाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, जिससे हमें ज्ञात होता है कि उत्तराखंड पर नागवंश का यहाँ पे शासन रहा है। और इस त्रिशूल लेख में हमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अश्वनाग के नाम हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है वो 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सत्ता में जब आया था। क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, 6वीं 7वीं सदी के आसपास का जो है वो हमें त्रिशूल लेख पे मिलता है, जो कि दक्षिण ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, गणपति नाग के बारे में अगर बात करें तो नागवंश से सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति नाग। ठीक है, तो गणपति नाग जो था वो क्या था, नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो और जो ये जो यदुवंश जो रहे हैं ना, ये यदुवंश को मिटाने में सबसे बड़ा हाथ नागवंश का रहा है। यदुवंश को हटाने में या उनके अस्तित्व मिटाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा वो नागवंश का ही रहा है। तो नागवंश के शासकों द्वारा यानी कि यदुवंश के शासकों को हराने के बाद नागवंश की स्थापना की गई थी 6वीं 7वीं शताब्दी सदी में। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नागवंश का वो था गणपति नाग, जिसका त्रिशूल लेख जो है वो गोपेश्वर से हमें देखने के लिए मिलता है। और उसी त्रिशूल लेख से हमें गढ़वाल में या उत्तराखंड पर जो है नागवंश के इतिहास की पुष्टि होती है, कि नागवंश के शासन की पुष्टि जो है होती है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास कुछ छोटे छोटे वंश जो थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे मोखरी वंश जो आता है, किसके बाद जो था वो मोखरी वंश आ जाता है, जिसको हम हर्षवर्धन काल में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में। तो ये टॉपिक जो अगला टॉपिक आपको इंडियन हिस्ट्री से भी होगा और उत्तराखंड हिस्ट्री, दोनों से टॉपिक से ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम पौरव वंश हो गया, और फिर हम पढ़ेंगे कार्तिकेय राजवंश। ठीक है, तो पौरव वंश का पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका प्रशासन किस प्रकार का समय हुआ करता था। और फिर हम पढ़ेंगे कार्तिकेय राजवंश, कत्यूरी आपके पास आता है। फिर कत्यूरी वंश के बाद हम चंद्रवंश पढ़ेंगे, चंद्रवंश के शासक फिर उसी समय जो होता है पवार वंश, चंद्रवंश एक साथ चीजें होती हैं। तो पहले चंद्रवंश खत्म करेंगे, फिर पवार वंश पढ़ेंगे। फिर तब आएंगे आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास में, जहाँ पर गोरखा शासन, अंग्रेजों का शासन, या फिर उसके बाद उत्तराखंड बनाने की प्रक्रिया जो चलती है, स्वतंत्रता संग्राम जो होते हैं, तो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर फास्ट हो रहा है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि फास्ट अगर हो रहा है तो उसको भी आप बता सकते हैं कि क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है या ज़्यादा फास्ट हो रहा है लेक्चर, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।